यूपी में जो भगदड़ मची थी कुंभ के दौरान, सोचिए किसी भी शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था। अब हाई कोर्ट ने सरकार से फटकार लगाई है। योगी आदित्यनाथ की सरकार कोर्ट में कह रही है कि मौत कैसे हुई, पहले तो इसी की पुष्टि नहीं है, तो हर्जाना कैसे दे। अब जाकर हाई कोर्ट ने सबके डेटा मांगे हैं कि जिन लोग की मौत हुई थी उसके बारे में डिटेल चाहिए। मतलब जो भगदड़ में मरे उनका पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ। तो क्या सरकार कुंभ में जो पुण्य कमाने गए थे और जो भगदड़ में मरे हिंदू थे, क्योंकि मुसलमान को तो जाना भी अलाउ नहीं था, क्या उनको मुआवजा नहीं देना चाहती है? और यूपी के कानपुर के आसपास के गांव में 30 ओबीसी के कुर्मी परिवार घर बेचना चाहते हैं, वो दूसरे राज्यों में भागना चाहते हैं। उन पर जातीय हमला हो रहा है। सोचिए ये ओबीसी की हालत है। क्या पिछली बार सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी में कुर्मी जीत गए, इसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। यूपी के ही कौशाम्बी में एक पाल समाज की बेटी के साथ रेप हुआ, नाबालिग बच्ची के साथ। पुलिस ने बाकायदा एफआईआर दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पिता ने सुसाइड कर लिया। उसके बाद जो उप मुख्यमंत्री हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उन्होंने एक ट्वीट किया और उसके बाद जो पीड़ित परिवार है उसी के पिता, चाचा और भाई को अरेस्ट कर लिया गया। यह भी यूपी की खबर है जिसको विस्तार से बताऊंगा, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन सबसे पहले बात बिहार के चुनाव से। बिहार में आज चिराग पासवान ने कहा कि हम सारे 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या पिछली बार की तरह बीजेपी इस बार भी अपने राह का कांटा नीतीश कुमार को हटाने की फिराक में है? पिछली बार भी चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ कैंडिडेट दिए थे। जहां जहां नीतीश कुमार को सीटें मिली थी वहां वहां चिराग पासवान ने कैंडिडेट उतारा था और नीतीश कुमार 42 पर आकर सिमट गए थे। तो पहले तो डर था कि नीतीश कुमार की हालत बीजेपी यूपी की केशव प्रसाद मौर्य की तरह करेगी, जिनका इस्तेमाल करके मुख्यमंत्री अपना बना लेगी। फिर कहा गया कि नहीं भैया, महाराष्ट्र में जिस तरह से कुणबी नेता शिंदे के साथ किया गया, जो शिवसेना से बगावत करके बीजेपी के साथ आए, मुख्यमंत्री बनाया, और उसके बाद जब बीजेपी बहुमत में आई तो शिंदे साहब को मुख्यमंत्री न बनाकर ब्राह्मण समाज के फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया। इतना ही नहीं, जो जो लोग बीजेपी के साथ सटे वो सब खत्म हो गया। अकाली दल, चंद्रबाबू नायडू के राज में इससे पिछले वाले मुख्यमंत्री थे, वो खूब गलबहियां करते थे बीजेपी के साथ। जगन मोहन रेड्डी, वो भी चुनाव उनका भी सफाया हो गया, बीजेपी गठबंधन में आ गई। वहां उड़ीसा में नवीन पटनायक, वो भी गलबहिया कर रहे थे, उनका भी सफाया हो गया, बीजेपी आ गई। और आधे से ज्यादा कांग्रेसी के नेता बीजेपी में चले गए। तो क्या बारी नीतीश कुमार की है? क्या नीतीश कुमार अब चूक गए हैं? क्या उनकी पार्टी पर अब उनका कब्जा नहीं है? और क्या बीजेपी ने जो प्लान बनाया है उसमें नीतीश भी निपट जाएंगे? दरअसल बीजेपी का तब तक मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है जब तक गठबंधन में नीतीश कुमार हैं। तो क्या बीजेपी सिर्फ मजबूरी में चुनाव तक नीतीश कुमार को रखेगी? और क्या चिराग पासवान फिर से उनके एक्का साबित होंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या एक तीर से दो निशान कर लेगी? सोचिए, अकेले चुनाव लड़कर बहुत कम संभावना है कि चिराग पासवान कोई बड़ा खेल कर सके। वो 10-15 सीट जीत जाए ऐसा तो नहीं होगा। नीतीश कुमार जरूर खत्म हो जाएंगे, चिराग पासवान भी 0 पर बोल्ड हो सकते हैं, लेकिन इससे बीजेपी का रास्ता साफ हो जाएगा। और चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं ही। ऐसे में मांझी, उपेंद्र कुशवाहा सब मिल के, और बीजेपी अगर 100 स्कोर 90 स्कोर करती है तो अपना मुख्यमंत्री बना लेगी। वैसे नीतीश कुमार सबसे बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से ही बात करें, अब तक उनके पार्टी में उनके बेटे का आगमन नहीं हुआ है। तो सवाल है कि क्या, बहुत लोग जानकार बता रहे हैं कि बीजेपी की कोशिश है कि नीतीश जी की पार्टी से सवर्ण समाज के ज्यादातर लोगों को चुनाव लड़ाया जाए और बीजेपी खुद अपनी पार्टी से पिछड़े, अति पिछड़े और दलित समाज को चुनाव लड़ाएगी। मतलब चित्त भी मेरा, पट भी मेरा। और जो जेडीयू से सवर्ण समाज के लोग जीत के आएंगे वो आराम से बीजेपी में स्विच कर जाएंगे।
तो बीजेपी बड़ी प्लानिंग कर रही है और उसमें आज तो साफ साफ चिराग पासवान जी ने कहा कि मैं सभी सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। ये उनके बार्गेनिंग के लिए धमकी है या देखने वाली बात होगी? तो नीतीश कुमार सबसे बुरे वक्त में गुजर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि जो उनका पिछड़ा अति पिछड़ा वोटर है वो कहां स्विच करता है। ये तो तय है कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितना दिन रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता है। लेकिन जिस तरह से सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस की राजनीति बिहार में तेज हुई है, कांग्रेस ने जिस तरह से जाति जनगणना और संवैधानिक अधिकारों का आंदोलन शुरू किया है, उससे देश भर में राजनीतिक फिजाएं तो बदल गई है। अब बात करते हैं, धीरे धीरे आपको ले चलते हैं कुंभ। सोचिए, जो लोग कुंभ में नहाने गए थे उसको अब कहा गया था कि 25 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। अब तक किसी को मुआवजा नहीं मिला। इसी को लेकर हाई कोर्ट ने कहा कि क्यों नहीं मुआवजा दिया गया। अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके हिसाब से किसी का पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ था। अब सोचिए, जब पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ तो कौन साबित करेगा कि कौन कुंभ में मरे और कौन बीमारी से मरे? यह बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ममता त्रिपाठी ने लिखा है, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया लेकिन उसका चेहरा उतरता चला गया। आंकड़ों में रामराज और 144 साल बाद महाकुंभ की झूठी कहानियां सुनाकर भक्तों को प्रदेश में बुलाया। भगदड़ में लोग मरे लेकिन असली आंकड़ा छिपाने का खूब प्रयास किया राज्य सरकार ने। मैं नहीं कह रहा हूं, ममता त्रिपाठी कह रही है। सरकार तो मानने को ही राजी नहीं कि भगदड़ जैसी कोई घटना हुई है। सरकारी वकील का कहना है कि द क्लेम मेड इज नॉट जेन्युइन, द फैक्ट्स प्लीडेड हैव आल्सो बीन डिस्प्यूटेड। मरे हुए लोगों के परिवार को मुआवजा न देना पड़े इसलिए पोस्टमार्टम ही नहीं करवाया शवों का सरकार ने। लेकिन इलाहाबाद कोर्ट ने भगदड़ में जान गंवाने वाले को मुआवजे में देरी की पर राज्य की योगी सरकार से नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने 28 जनवरी से मेला समाप्ति तक प्रयागराज के अस्पतालों में आने वाले शवों की डिटेल्स, मौत की वजह, इलाज करने वाले डॉक्टरों की जानकारी मांगी है। भगदड़ के लिए बनी जांच कमेटी तो पता नहीं कौन लोक में है विचरण करके जांच। सोचिए, जो लोग धार्मिक आयोजन में मौत के आंकड़ा छुपा रहे हैं, पोस्टमार्टम ही नहीं कराया। आप कल्पना कर सकते हैं कि कहां कहां झूठ बोला जाता होगा। जो आपके मौत से मामूली 25 लाख रुपए बचाने के लिए खेल रहे हैं, वो करोड़ों के प्रोजेक्ट में क्या करते होंगे, बस इसी से अंदाजा लगाइए। आप सोचिए, महाकुंभ भगदड़ मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की यूपी सरकार को फटकार, मुआवजे से जुड़ा है मामला। यूपी की योगी सरकार को चाहिए कि इस खबर को पढ़े और महाकुंभ के उसी वीवीआईपी घाट पर चुल्लू भर पानी इकट्ठा कर अपने पूरे कार्यकाल का तर्पण कर दे। मैं बार बार कह रहा हूं ना कि इस देश में जातिवाद और मनुवाद मजबूत हो रहा है। आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं, जहां डुबकी मंत्री ने पूरे महाकुंभ, सोचिए किस तरह से महाकुंभ का चुनावी इस्तेमाल किया गया था। यह सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और यूपी में जातिवाद अपने शबाब पर है। कानपुर के आसपास के इलाकों में एक गांव है जहां 30 कुर्मी परिवार पर ने अपने घरों पर पर्चा साट दिया है कि हमको यहां से जाना है घर बेचकर। सोचिए, अगर यही बात किसी हिंदू का मुस्लिम का विवाद होता तो क्या होता। अब आप लोग बताइए कि यहां कौन लोग होंगे। आप सोचिए, मुसलमानों को कितना परेशान किया जाता है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। एक पाल समाज की बच्ची के साथ एक खबर है। सोचिए, एक पाल समाज की बच्ची के साथ रेप होता है, नाबालिग बच्ची के साथ। उसके बाद आरोपी तिवारी को पकड़ा जाता है। उसके पिता सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, जहर खा लेते हैं, वो बच नहीं पाते हैं, मर गए। अब इसके लिए पीड़ित परिवार के 3 पिता, भाई और चाचा को अरेस्ट कर लिया गया। और ट्वीट ब्रजेश पाठक ने किया, जो डिप्टी सीएम है। कौशाम्बी में स्वर्गीय रामबाबू तिवारी प्रकरण में उनके परिजनों को न्याय मिले एवं दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कराने हेतु प्रमुख सचिव को निर्देशित किया है। सीधे प्रमुख सचिव को निर्देशित किया। अब बताइए, जो पीड़ित परिवार है जिसके बच्ची के साथ रेप हुआ, पुलिस ने गिरफ्तार किया आरोपी को, आरोपी के पिता ने जहर खाया, उसमें पीड़ित परिवार का क्या लेना देना है।
तो कायदे से उसको रेप को प्रसाद मान लेना चाहिए था, एफआईआर नहीं कराना चाहिए था। मैं फिर कह रहा हूं, जातिवाद मनुवाद के खिलाफ बोलना जातिवाद नहीं है, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। कौशाम्बी में पाल समाज की नाबालिग बच्ची से रेप करने वाले अपने स्वजातियों को बचाने के लिए रेप पीड़ित के भाई और चचा को ब्रजेश पाठक ने जेल भिजवा दिया। सूर्या समाजवादी ने लिखा, ये सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल खबर है। और सोचिए, सोशल मीडिया न होता तो ये सारी खबरें हमारे और आपके बीच में नहीं आती। हादसे में 40 हिंदुओं की जान चली गई, 800 से ज्यादा हिंदू गायब हैं कहे। सूर्या समाजवादी लिख रहे हैं लगातार, उन पर भी एफआईआर किया गया था। ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और बसावन इंडिया जो एक मैगजीन है, रीजनेबल मैगजीन है, प्रतिष्ठित मैगजीन है, तमाम जो खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो नाम बदला हुआ था, पाल समाज की बेटी थी, और जिस तरह का अपराध हुआ है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिनकी बच्ची के साथ रेप हुआ उन्हीं को जेल में डाल दिया गया। ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, वहां अखिलेश यादव लगातार पीडीए कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जरूर ट्वीट किया है। तो एक बात तो है कि दलित पिछड़े लीडरशिप वाली जो पार्टियां हैं ना, आजकल ट्वीट करके जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती है। सड़कों पर उतरना, सामाजिक न्याय की बात करना, अधिकार मांगना, ये सब उनके डिक्शनरी में नहीं है। इसलिए कुछ ऐसे नेता चुनिए जो सड़कों पर आपके लिए संघर्ष करता। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।